हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है सरपट्टा परम्बराई, जो कि तमिल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 22 जुलाई 2021 से। सरपट्टा का मतलब है चार चाकू और परम्बराई का मतलब है वंश। सरपट्टा परम्बराई का मतलब है एक ऐसा वंश जो बॉक्सिंग के लिए जाना जाता था नॉर्थ चेन्नई में लेट 70s में। उनका एक राइवल वंश था जिसका नाम था इदियप्पा परम्बराई। इदियप्पा का मतलब होता है बिजली। इन दोनों राइवल बॉक्सिंग गैंग्स के भिड़ंत की है ये एपिक एम्बिशियस फिल्म, जो सेट है 1975 के इमरजेंसी के दौरान, जब तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार थी और जिस वक्त चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। फिल्म के बॉक्सिंग के मेन ट्रैक के अलावा उस वक्त की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी तौला गया है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एम करुणानिधि की तमिलनाडु की सरकार को इमरजेंसी लगने के बाद बर्खास्त कर दिया था। इस तरह कहानी में सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति को उजागर करना इस फिल्म के डायरेक्टर पा रंजीत की विशेषता रही है, जिन्होंने इससे पहले मद्रास, कबाली और काला डायरेक्ट की थी। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपने कास्ट कॉन्शियसनेस को लेकर वोकल रहे इस एक्टिविस्ट फिल्म डायरेक्टर ने यह फिल्म बनाई थी थिएट्रिकल रिलीज के लिए, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन चलता रहा और फिर यह फिल्म डिले होती रही और फिर अंत में इसको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ही देकर रिलीज करना पड़ा। यह फिल्म आपको याद दिला देती है 2002 की मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क की, जिसमें 1846 के नेटिव प्रोटेस्टेंट्स और आयरिश कैथोलिक इमिग्रेंट्स के बीच की लड़ाई दिखाई गई थी। वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी और माउंटिंग के लिए जानी जाती थी, जिसे 10 ऑस्कर नॉमिनेशंस थे। इसी लीग में थी 1979 की द वॉरियर्स, 2011 की किल द आयरिशमैन और 2014 की क्रिटिकली अक्लेम्ड इटालियन फिल्म गोमोरा। इन सारी फिल्मों में दो समुदायों या दो गैंग्स के बीच की दुश्मनी को आंका गया था, जैसा हमारे यहाँ अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में किया था। 2015 में एक तमिल फिल्म आई थी भूलो हम, जिसमें मद्रास के दो राइवल बॉक्सर्स की दुश्मनी को पोर्ट्रे किया गया था और ये फिल्म कुछ करीब है सरपट्टा परम्बराई के। फिल्म की शुरुआत होती है मद्रास की एक फैक्ट्री में बोरियों को ढोने वाले कबिलन से, जिसको बॉक्सिंग मैचेस देखने का शौक है और जो कोच रंगन का ज़बरदस्त फैन है। यहाँ दो राइवल बॉक्सिंग गैंग्स हैं, सरपट्टा और इदियाप्पम। सरपट्टा वंश के समुदाय के है कोच रंगन और हीरो कबिलन, जो इदियप्पा परम्बराई से कई सालों से हारते आए हैं। कोच रंगन का बेटा भी बॉक्सर है, लेकिन वो एवरेज है, इसलिए कोच एक दूसरे लड़के को बॉक्सिंग रिंग में उतारते हैं जो कि हार जाता है। अब इस कोच को नया बॉक्सर चाहिए जो इदियप्पा परम्बराई के बॉक्सर वेमुली को हरा सके। ये कोच अपने वक्त का चैंपियन रह चुका है और वो कबिलन में उस आग को देख लेता है। कबिलन के पिता भी बॉक्सर थे, लेकिन बाद में वो गैंगस्टर बन गए थे और मारे गए थे, इसलिए उसकी माँ और उसकी नवविवाहित पत्नी भी इसकी इस बॉक्सिंग के खेल से नाखुश है। कबिलन ट्रेन होता है कोच रंगन से, लेकिन चूंकि ये नया है इसलिए वेमुली से बॉक्सिंग में भिड़ने से पहले उसको एक डांसिंग रोज नाम के बॉक्सर के साथ जूझना पड़ता है। कबिलन उसे हराता है और उसके बाद वो वेमुली को भी हराता है, लेकिन मैच के क्लाइमैक्स में ही उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो घायल हो जाता है। उसी वक्त करुणानिधि की सरकार को भी बर्खास्त किया जाता है और कोच रंगन को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इस आघात के बाद कबिलन गलत संगत में पड़ जाता है और शराब पीने लगता है और अपने बॉक्सर का शेप खोने लगता है। शराबी बनने के बाद ना ही वो एक अच्छा बेटा बन पाता है, ना ही वो एक अच्छा पिता बन पाता है, ना ही वो एक अच्छा पति बन पाता है और ना ही वो एक अच्छा बॉक्सर रह जाता है। और ऐसे में कोच रंगन की जेल से रिहाई हो जाती है और एक चैंपियनशिप की घोषणा हो जाती है। अब भी प्रतिद्वंदी वही वेमुली है, लेकिन इस बार परिस्थितियों से विवश होकर कबिलन न शेप में है, न साइज में है और न अपने मेंटल स्टेट में है।
ऐसे में उसका साथ उसका कोच भी छोड़ देता है और अब ये अकेला कबिलन क्या अपना कमबैक कर पाएगा और क्या फिर से वो अपने वंश के लिए जीत हासिल कर पाएगा, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देती है ये 2 घंटे और 53 मिनट की बड़ी ही स्पेक्टेकुलर और एंगेजिंग फिल्म के क्लाइमेक्स के पहले के 30 मिनट जिसमें हीरो अनफोकस्ड हो जाता है और शराबी हो जाता है, वो पोर्शन काफ़ी खींचा गया है और उस पोर्शन पे फिर उसकी माँ का ओवर लाउड हो जाना और उसकी पत्नी का ओवर ड्रामेटिक होना भी बड़ा अखरता है। फिल्म में बताया गया है कि अंग्रेजों ने ही बॉक्सिंग से भारतीयों को अवगत कराया था जिससे कि उनका मनोरंजन होता रहे। कोच रंगन का यह कहना है कि उसके दादा पहले बॉक्सर थे जिन्होंने ब्रिटिश बॉक्सर को हराया था। ऐसी कई सारी रोचक जानकारियों के साथ आगे बढ़ती है ये फिल्म, जिसको देखने के मैं कम से कम आपको 10 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है ईमानदारी। फिल्म फोकस्ड है अपने किरदारों पर और उनकी पैरेलल चलती हुई सामाजिक और राजनीतिक यात्रा की कसौटी पर। यह फिल्म कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और ना ही पात्रों के प्यार में पड़ती है। वो न्याय संगत है और स्पष्ट है अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर। दूसरा कारण है प्रोडक्शन डिज़ाइन। राम लिंगन है प्रोडक्शन डिज़ाइनर जिन्होंने 70s का एटमॉस्फेयर बखूबी खड़ा किया। उस वक्त की स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, क्राउड सीन्स और बॉक्सिंग मैचेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस फिल्म की टोन में ही एक एपिक फिल्म की फीलिंग है। तीसरा कारण है कास्टिंग। इस फिल्म को लिखा गया था सूर्या को ही दिमाग में रखकर, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये कैरेक्टर मिला आर्या को और आर्या ने गुजारे हैं 7 घंटे रोज़ाना 7 महीने तक अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए। उनकी मेहनत इस लीड रोल में दिखाई देती है स्क्रीन पर। उनके अलावा उनके पत्नी के रोल में दुशरा विजयन, जॉन कोकेन है वेम्बुली के कैरेक्टर में, अनुपमा कुमार है कबिलन की माँ के कैरेक्टर में और जॉन विजय है कबिलन के एंग्लो इंडियन दोस्त डैडी के कैरेक्टर में, और ये सारे के सारे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चौथा कारण है सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म के फाइट सीक्वेंसेस और फिर क्राउड के सीन्स और फिर नॉर्थ चेन्नई की खूबसूरती को बड़े ही कुशलता से कैमरे में कैद किया है नेशनल अवार्ड विनिंग कैमरामैन मुरली जी ने, जो कि पा रंजीत के रेगुलर कोलैबोरेटर रहे हैं। पांचवी खूबी है एक्शन। इस फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफर्स या स्टंट कोऑर्डिनेटर से अंबू और अरिवू, जो बेस्ट नेशनल अवार्ड फिल्म फॉर स्टंट कोरियोग्राफी जीत चुके हैं 2018 की KGF चैप्टर 1 के लिए, और इससे पहले पा रंजीत की कबाली और मद्रास कर चुके हैं। पांचवा रीज़न है म्यूज़िक। संतोष नारायण है इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने सारे ही गानों में गजब ढाया है। फिर वो गाना फोक पर बेस्ड हो या फिर वो रैप हो या फिर वो मोटिवेशनल सॉन्ग हो, सारे ही गाने माइंड ब्लोइंग है। सातवां रीज़न है शब्बीर कलारकल। ये वो एक्टर है जिन्होंने डांसिंग रोज नाम के उस बॉक्सर का रोल किया है जो बॉक्सिंग रिंग में भी डांस करता हुआ बॉक्सिंग करता है। ये इतना हिलेरियस और इम्पैक्टफुल है कि ये एक्टर आपको याद रह जाता है। आठवां रीज़न है तमिल प्रभा। ये वो राइटर है जिन्होंने डायरेक्टर पा रंजीत के साथ मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। इस फिल्म से पहले उन्होंने तमिल उपन्यास लिखा था पेट्टा, और इस फिल्म में भी पात्रों के साथ साथ पात्रों का व्यवहार और उनके सामाजिक रुतबों का उनका विवरण प्रशंसनीय है। नौवां रीज़न है आर्या। इस एक्टर ने लीड रोल में तूफान खड़ा कर दिया है, पन अनइंटेंडेड। उसका अपनी बॉडी पर की हुई मेहनत और उसकी पर्सनैलिटी निसंदेह इस कैरेक्टर की हकदार है, लेकिन साथ ही साथ फिर उसका शराबी होकर आउट ऑफ शेप हो जाना और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाने की प्रोसेस लाजवाब है। और फिर इस फिल्म को देखने का 10वां रीज़न है पा रंजीत। इस फिल्म के डायरेक्टर पा रंजीत ने इस फिल्म के साथ यह साबित कर दिया है कि वो इस देश के चंद डायरेक्टर्स में से हैं जिन्हें हम जीनियस कह सकें। उनके इस फिल्म की डिटेलिंग, उनके इस मीडियम की समझ और कंट्रोल, उनका सोशल कॉन्शियसनेस और फिर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कॉन्फिडेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हतप्रभ कर देगा। वो न्यू वेव सिनेमा के टॉर्च बियरर है। इन 10 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि सरपट्टा परंपराएं सिर्फ तमिलनाडु की कहानी ना होकर उस हर राज्य की कहानी है जहां अंडरडॉग्स ये सोचकर राह देखते रहते हैं कि उनको ज़िंदगी में एक मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
कुछ लोग ऐसे मौक़ों को पा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे मौक़ों को खींचकर अपने पास ले आते हैं। छोटे शहरों में ऐसे ही गुमनामी में जीतने वालों को सेलिब्रेट करती है ये स्पेक्टेकुलर फिल्म जो पॉलिटिकली भी करेक्ट है। इसमें एक खास किस्म का आकर्षण है जो दलित नायकों की नई आवाज़ का आगाज़ है। गो फॉर इट।